नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न खेलों पर चर्चा करते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में फुटबॉल की संभावनाओं के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे दो बेहद ही खास मेहमान, श्री मनीष मैठाणी जी, पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, और साथ में है नवीन कंडवाल जी, फुटबॉल कोच और एक्सपर्ट, और लंबे समय से फुटबॉल में आप शामिल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जी। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फुटबॉल का इतिहास, खास करके ये कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ और भारत में से कब से खेला जाने लगा? जनरली ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है और यूनान एथेंस की लड़ाई से वैसे एक कहानी इस टाइप की है। फिर जो अगर फॉर्मेट स्टार्ट हुआ वो इंग्लैंड से हुआ और फिर हमारे यहाँ अच्छे लेवल में फुटबॉल 50-60 के दशक में स्टार्ट हुई, जब हम 1956 में ओलंपिक के लिए 4th प्लेस भी आए थे हम। फिर 60 का दशक तो हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर उत्तराखंड का 60-70 का दशक उत्तराखंड का रहा, जब गोरखा राइफल वगैरह बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए थे, गणेश थापा, सीवी थापा, श्याम थापा, ये लोग बड़े, रंजीत थापा, बड़े बड़े खिलाड़ी हुए यहाँ जी। मनीष जी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, आपने भारतीय टीम को रिप्रेजेंट भी किया है नेशनल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो अपने इस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं ताकि ये एक इंस्पिरेशन हो हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली मैं फ़ुटबॉल से अपने घर से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे फादर भी यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं फुटबॉल, मेरे चाचा भी खेले थे। और मैं बचपन से, मतलब हम जो कॉलोनी में भी हम खेलते थे, मोस्टली हमारा गेम फुटबॉल ही होता था, क्योंकि ग्राउंड्स खाली थे तो हम फुटबॉल खेलते थे। तो वैसे मैं कॉमन स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे भी कार्बरी कप होता है, तो वहाँ भी फुटबॉल को काफ़ी प्रमोट किया जाता था, क्योंकि खुद होस्ट करते थे। तो वहाँ से मैंने स्कूल के लेवल से मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर उसी बीच में एक बार स्पोर्ट्स कॉलेज महाराणा प्रताप का ट्रायल हो रहा था, तो हमें भी पता लग गया, हम भी चले गए वहाँ पे। बट ट्रायल दिया, मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आ गया। वहाँ पे 3-4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे कोच थे श्री हरबीर सर, उन्होंने हमको टेक्निक्स, मतलब बेसिक पे काम किया, और बेसिक्स हमारी अच्छी करके तब तक हमारा 10th हो गया, क्योंकि तब 10th तक ही था। तो उसके बाद हम फिर बाहर निकल गए, और फिर उसके बाद मैं चला गया साई हॉस्टल जबलपुर में जी। वहाँ साई हॉस्टल में मैं 3 साल रहा। वहाँ पे हमने सुब्रतो कप खेला, वहाँ मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था सुब्रतो कप अंडर 17 में। उसके बाद 3 साल वहाँ रहने के बाद मैं दिल्ली आ गया प्रोफेशनल फुटबॉल में। एमिटी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना था, और मेरे को लेके आने वाले जो शख्स हैं वो नवीन कंडवाल सर ही हैं, जो इन्होंने मुझे प्रोफेशनल में पहली बार कदम रखवाया कि भाई अब यहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया, अब अपना टैलेंट आप प्रोफेशनल लेवल पर दिखाओ। फिर मैं 2 साल एमिटी के रहने के बाद फिर मैं दिल्ली लीग्स में खेला, 2 साल में दिल्ली लीग में खेला। वहाँ बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट मिलने के बाद मुझे, जो हमारे कोच थे वो मिस्टर बर्नार्ड, वो मोहन बगान के एक्स प्लेयर भी थे और मैं एक्स कोच भी थे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप मोहन बगान में ट्रायल दे दो। तो उन्होंने कोच से बात किया, वो एग्री कर गए और मुझे फिर उन्होंने वहाँ ट्रायल पे बुला लिया। तो 20-21 दिन के कड़े ट्रायल के बाद, मतलब एक एग्जीबिशन मैच में कोच ने मुझे बोला कि आपका मैच टेम्परामेंट हम देखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सिलेक्ट करना है कि नहीं। तो मैच के बाद फिर नेक्स्ट डे कोच ने मुझे बताया कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सो 2009 में मैंने मोहन बगान में पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, और फिर मैंने उसी साल 2009-25 अक्टूबर को मोहन बगान ईस्ट बंगाल मैच में गोल मारा था, और उसके बाद ही फिर मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ। उसके बाद मेरे को इंडियन टीम में कॉल अप्स आने लग गए, और उसके बाद फिर मेरा वहाँ से सफ़र, प्रोफेशनल और इंडियन टीम का सफ़र चालू। जी बिल्कुल। नवीन सर, मनीष जी ने बात करी फुटबॉल टेक्निक्स की, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्या क्या फुटबॉल टेक्निक्स हैं, इस गेम से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, फील्ड डायमेंशन, इसके बारे में थोड़ा हमें। टेक्निक तो बहुत सारी है जी, हर स्किल को टेक्निक बोलते हैं, जैसे हेडिंग हो गए, चेस्ट ट्रैपिंग हो गया, ये सब चीज़ें टेक्निक में ही आती हैं। और जैसे रूल्स रेगुलेशन की, तो फुटबॉल के 17 लॉ हैं जी, और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ कभी चेंज नहीं होता है। लॉ में अमेंडमेंट होता है। जैसे दूसरे गेम में रूल्स है तो वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमारे फुटबॉल में जैसे पहले 2 चेंजेस थे हम लोग के टाइम में, मनीष के टाइम में 3 चेंजेस आ गए, अब सडनली 5 चेंजेस आ गए। तो लॉ में जस्ट अमेंडमेंट होता है जी। तो आपने चेंजेस की बात करी कि सब्स्टिट्यूट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एक भाषा में, जब मैचेस होते हैं इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स होती है, एक्स्ट्रा मिनट्स में जैसे हम जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से खेला जाता है, फॉर्मेशन क्या रहती है, स्ट्रेटजीज, प्लेयर्स के रोल्स क्या रहते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स के जो आगे खेल रहे हैं, पीछे खेल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। एक्चुअली फॉर्मेशन क्या होती है कि फॉर्मेशन हम अपने खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड के ऊपर डिसाइड करते हैं जी।
हमारे किस कैपेबिलिटी के खिलाड़ी हैं, किस पोजीशन में अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से हम जनरली, अगर हमारा मिड अच्छा है तो मिड के हिसाब से हम फॉर्मेशन करेंगे। और फॉर्मेशन तो इतनी हो गई इस टाइम वर्ल्ड में कि 4-2 से चालू हो के अब तक तो कौन कौन सी अब 4-1 आने लगी। तो आप उसको नहीं कह सकते। जनरली हम लोग जब अमेठी यूनाइटेड में थे, हम 3 बैक से खेलते थे। उस टाइम कोई 3 बैक से खेलता भी नहीं था, और 3 बैक से हमने खेले उस टाइम, शायद इंडिया टीम को 1-0 से रोक दिए थे हमने जी। जब बाईचुंग वगैरह थे जी। तो ये नया कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए लाए थे कि हरियाणा में हम लोग खेलते थे, सब टुल्ले वाली फुटबॉल खेलते थे वहाँ जी। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, हमारे बॉक्स में इमीडिएटली आ जाती। सडनली क्या हुआ, मैंने 3 बैक करो, 2 विंग अटैक कर में डाल दो। तो जो 2 विंग हमारे उनके बॉक्स में ही मिलते थे, हम धीरे धीरे हम उनको ग्राउंड छोड़ने लगे। वो 4-5 गोल ऐसे ही मार देते थे। हरियाणा क्लब चैंपियनशिप में मारे और स्टेट चैंपियनशिप में भी मार दिए। तो वो फॉर्मेशन ऐसी सेट हुई कि हमारी, फिर हम इंडिया टीम के साथ जब हमारा मैच हुआ, उसके पहले एयरफोर्स से मैच हुआ था। एयरफोर्स को उनने 8 गोल मारी थी, तो हमारा कोच घबरा गया था जी। तो सडनली उनने बोला यार मैं मैच कैंसिल करवा देता हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है, उसको 8 महीने, हमें 10 मार लेंगे, हम देख लेते हैं। मैंने बोला सर वो फॉर्मेशन कर ले, वो 4-3-3 खेल रहे थे। मैंने ठीक है, तो मैं हंसा, तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला सर देख लेंगे ना, वो जीत जाएंगे तो उन्हें बधाई दे देंगे, आप कोशिश करेंगे, हम जितना रोकने। हम लोग 3 बैक खेल रहे थे, एट ए टाइम हम 3 बैक है तो एट ए टाइम 5 हाफ होते थे। और सडनली इधर ये 2 विंग है, फुल बैक, ये भी डिफेंस का काम करते थे। तो एट ए टाइम 8 हो जाते थे मिड में। तो इंडिया टीम घूमती रही, लास्ट में वो भी ऐसा गोल हुआ, हमारे गोलकीपर को इंजोर्ड करने के बाद हुआ जी। अभिषेक यादव थे, अभी डायरेक्टर भी रहा बीच में स्पोर्ट्स का, फीफा ऑल इंडिया फुटबॉल का। सडनली वो और हमारा गोलकीपर रामफल क्लैश हुआ, नीचे गिरा, एक खिलाड़ी ने उनके मार दी। तो फॉर्मेशन हम खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड के ऊपर डिसाइड करते हैं कि किस कैपेबिलिटी के हैं हमारे जी। मनीष जी, खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड की बात हो रही है और उनके स्किल की बात हो रही है, तो किस तरह के स्किल की ज़रूरत पड़ती है फुटबॉल में, खास करके जब आप एक नेशनल लेवल पे या अच्छे लेवल पे आपको खेलना है? देखिए, सारी जितनी टेक्निक्स है, जब आप उसको तेज़ी से करने लगते हैं, जब आप उसको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, तो वो स्किल बन जाती है। क्योंकि मारने का तरीका एक ही है, लेकिन अब आपने उसको एक्सपर्ट हो गए, आप बिना देखे भी, जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो हम बताते हैं ऐसे पैर रखो, लेकिन उस समय गेम में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप कर करके इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर और नेचुरल हो जाता है। तो टेक्निक्स तो देखिए हर जगह, हर पार्ट के, हर बॉडी की चाहिए, क्योंकि आप हेडिंग भी कर रहे हैं, आपने चेस्ट स्टेप भी करना है, थाई भी करना है, इन स्टेप भी मारना है, आपको पैर से भी बॉल रोकना है, थाई से, चेस्ट, तो सारी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ प्लेयर को अलग अलग पोजीशंस पे कुछ अलग अलग डिमांड्स होती है। जैसे विंगर्स है तो विंग में उसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्रॉसिंग अच्छी होनी चाहिए, स्ट्राइकर्स का हेड और पैर दोनों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बॉल हेड से भी स्कोर कर सके, पैर से स्कोर कर सके, 1 टच फिनिश चाहिए। ऐसे मिडफील्डर्स का विजन अच्छा होना चाहिए, वो लॉन्ग बॉल्स अच्छा डाल सके, थ्रू पास खेल सके, डिफेंडर्स थोड़ा रुक के खेल सके, हेडिंग वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग हमारे मतलब डिमांड्स हैं, वो प्लेयर्स के होनी चाहिए। बाकी टेक्निक मेरे ख्याल से सब प्लेयर को चाहिए, क्योंकि आज की डेट में टोटल फुटबॉल है जी। फुटबॉल ये नहीं रहेगी, आज की डेट में डिफेंडर भी जाके गोल मार रहे हैं। बिल्कुल। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं वो बेस्ट हो और पूरे टेक्निकली पूरे साउंड हो, ताकि वो किसी भी पोजीशन पे खेल सके और अपना बेस्ट दें और टीम को अच्छा रिजल्ट दें। जी, आपने जैसे टोटल ओवरऑल पोजीशंस की बात करी, तो फुटबॉल एक फिजिकल गेम है, ग्राउंड पे खेले जाने वाला गेम है, दमखम का जिसे हम खेल मानते हैं, और सबसे शायद विश्व का लोकप्रिय खेल भी इसलिए है कि 22 के 22 खिलाड़ी एक बॉल पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें जो दमखम की बात होती है, किस तरह की फिजिकलिटी की ज़रूरत है फुटबॉल में, खास करके जब हम प्रोफेशनल खेल रहे हैं? देखिए, जो फिटनेस है वो टॉप लेवल चाहिए। हम खाली फिटनेस को इस चीज़ से ना वो करें, मतलब कंफ्यूज ना हो कि फुटबॉल मतलब केवल रनिंग है। उसमें आपकी वेरिएबल्स स्किल्स भी आती हैं। रनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एरोबिक है, एनाएरोबिक है। आपको कहीं पे 10 मीटर का स्प्रिंट चाहिए, कहीं पे आपको 70% पे लॉन्ग रन चाहिए, आपको बैकवर्ड्स चाहिए, आपको बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट है, वहाँ स्ट्रेंथ भी आती है। कहीं पे आपको जंप करके हेड मार रहे हैं, वहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्पीड एंड्योरेंस है, आपका 90 मिनट्स खेलना है, तो आपको टॉप लेवल फिटनेस चाहिए। और आज की डेट में जो एक इंटरनेशनल लेवल पे या एक क्लब लेवल पे फुटबॉल खेल रहा है, वो लगभग 90 मिनट्स में 12 से 13-14 किलोमीटर तक भी भागते हैं। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितने टॉप लेवल की फिटनेस चाहिए। और खाली हम रनिंग पे ही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ पे, उनकी स्पीड में, सब चीज़ों पर उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, जैसे सर ने बात करी कि रनिंग एक
फिटनेस का सिर्फ एक मात्र पैरामीटर नहीं है, और भी सारे पैरामीटर्स हैं। आप हमें उत्तराखंड के संदर्भ में बताइए कि किस तरह के टैलेंट हमारे उत्तराखंड में जब हम फुटबॉल को हम देखते हैं। एक्चुअली हम लोग हिल स्टेशन वाले हैं, तो हमारी एजिलिटी नेचुरल है। ज़्यादातर यहाँ फुटबॉल वगैरह क्यों खेल रहे बच्चे, वो एजिलिटी है वो बहुत अच्छी नेचुरल है वो, उसमें कुछ वो नहीं है। और उत्तराखंड में फुटबॉल वो लोग खेल रहे हैं जिनके हाइट एवरेज अच्छा नहीं है। अगर जितना आप ऊपर जाओगे चमोली साइड, इधर साइड, तो यहाँ का हाइट एवरेज अच्छा है, पावर अच्छा है, नेचुरल पावर है इन बच्चों में। अब पौड़ी में फुटबॉल खेल रहे लोग बाग, यमकेसर एरिया का हाइट एवरेज बहुत अच्छा है। यानी कि वहाँ का गर्ल्स का भी 5, 6, 5, 7 है। क्योंकि मैं खुद अपने गांव गया था तो मैं वहाँ की गर्ल्स को देख के दंग रह गया था, रनिंग करते हुए स्कूल जा रही ऊपर पहाड़ में। तो ये लोग फुटबॉल में इन्वॉल्व हैं, तो उत्तराखंड का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। और सेकेंड, ग्रास रूट में जितना फुटबॉल होगा नीचे लेवल से ही ऊपर आना चाहिए। और जैसे ग्रास रूट में होगा, आजकल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ब्लू कप करके एक इंट्रोड्यूस किया जी। तो आप विश्वास करेंगे वो स्कूल लेवल में 4 साल से स्टार्ट है। 2 वर्सेस 2 बच्चे खेलेंगे, कोई रेफरी नहीं, कोई कोच नहीं, अपने आप वो खेलेंगे। क्यों? इतना अच्छा सिस्टम है। जितने जितने एज बढ़ते जाते उसके प्लेयर की संख्या बढ़ते जाती। वो 11, 12, 14 तक से फर्स्ट क्लास। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। हमारा स्टेट एसोसिएशन को फॉलो करना चाहिए। ग्रास रूट करता नहीं, ब्लू कप नहीं करता। और उत्तराखंड की पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि क्यों इनके भरोसे रहे एसोसिएशन के, खुद अपना भी कुछ करें। जैसे कई यूनिवर्सिटी है वो MOU साइन कर ले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, वो चीज़ अपनी यहाँ फॉलो करने लग जाए। यूनिवर्सिटी पैसा भी जनरेट करेगा, और सबसे बड़ी चीज़ वो कोचेस देगा, रेफरी देगा, रेफरी के सेमिनार होते हैं। बहुत सी चीज़ें एक यूनिवर्सिटी खुद करने लग जाएगी। तो हमें एसोसिएशन के भरोसे भी नहीं रहना है, क्योंकि अभी तक नहीं किया तो अब क्या करेगा एसोसिएशन। और उत्तराखंड की फुटबॉल चला रही गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग खुद कोच हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में, खेलो संचालय में जी। टूर्नामेंट होते हैं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। और अदर स्टेट में एसोसिएशन खर्चा करता है, यहाँ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। यहाँ स्टेट एसोसिएशन पैसा जनरेट करते नहीं। अब देहरादून में 2 लीग हो रही जी, 1 लीग नहीं कर पा रहे हैं। 40 क्लब हैं, 40 क्लब से 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर इनसे ले ली जाए तो कितना बड़ा अमाउंट आ जाएगा। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। फिर हमारा लड़का ट्रांसफ़र जाना चाहता तो CRS ले लेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। ये सब होगा जब प्राइवेट सेक्टर इसमें कूदेगा। जैसे यूनिवर्सिटी कोई स्कूल MOU साइन कर ले, कोचेस आएंगे, रेफरी के सेमिनार होंगे, रेफरी बनेंगे। तो जब तक ये यूनिवर्सिटी और स्कूल कोई अच्छे मल्टीनेशनल स्कूल ये नहीं करेंगे, MOU साइन नहीं करेंगे, तब तक प्रताप नहीं निकलेंगे, तब तक मनीष मैठानी नहीं निकलना, तब तक रंजीत थापा, श्याम थापा निकले यहाँ से। तो हमें फिर से पुराना एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा जी। और आपको आश्चर्य होगा, उत्तराखंड का जो भी रिजल्ट है जब यूपी में था तब का है जी। मैठानी लोग भी खेले तब यूपी था, उसके बाद तो उत्तराखंड का वो हो गया। तो अब हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा और फुटबॉल वहाँ ले जानी पड़ेगी जहाँ ज़रूरत है जी। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी तो नहीं दिखती है कहीं भी। हमारा नेचुरल एक जो स्टेमिना है, बिल्ट है, और जिस परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें एक आम दिनचर्या है। ज़रूरत है सिर्फ एक सही मार्गदर्शन की। तो मनीष जी, एजुकेशन की बात भी सर ने करी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ चला रही हैं, इंटरफेस कर रही हैं डिफरेंट स्टेट्स के कोचेस को, प्लेयर्स को आपस में मिलने का। तो इसका कितना बड़ा रोल है एजुकेशन का फुटबॉल के डेवलपमेंट में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर्सेज करेंगे वैसे वैसे कोचेस जनरेट करेंगे। इसमें स्टेट के कोचेस भी आएंगे, तो वो अलग अलग एकेडमीज में काम करेंगे, स्कूल में काम करेंगे। और जो एक क्वालिफाइड कोच काम कर सकता है वो एक अनक्वालिफाइड बंदा नहीं कर सकता जी। तो क्वालिफाइड बंदा जब उस पर काम करेगा, कोच जब उस पर काम करेगा, अपने प्लेयर्स पे काम करेगा, तो डेफिनेटली उन्हें टेक्निक से लेकर सारी चीज़ें सही तरीके से सिखाएगा, जिससे प्लेयर का भी डेवलपमेंट होगा। वही प्लेयर फिर आगे चल के अपने स्टेट का डेवलपमेंट करेगा, फिर उससे वहाँ से निकल के इंडिया टीम में भी पहुँच सकता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोच एजुकेशन आज की डेट में AFC से कन्वेंशन साइन किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 5 साल पहले,
कि हम इंडिया के अंदर में कोचेस बनाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, नए नए कोर्सेज लेके आएंगे। इवन गोलकीपर कोर्सेज अलग अलग हो रहे हैं, अब है वो कंडीशनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, डाइट्स के ऊपर होते हैं, साइंस स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर कोर्सेज हो रहे हैं, फुटसल के ऊपर कोर्सेज आ गए हैं। और तो जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगी, जितना ज़्यादा लोग क्वालिफाइड होंगे, जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उतनी क्वालिटी आपको फिर देखने को मिलेगी प्लेयर्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको उत्तराखंड में भी बहुत जल्दी लागू किया जाना चाहिए। जी, ये मनी जी ने बात करी कि इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। डाइट एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो नवीन जी डाइट किस तरीके से रहनी चाहिए फुटबॉल प्लेयर की, खास करके जब एक फिजिकल स्टेमिना का गेम है, 90 मिनट से भी ज़्यादा आपको खेलना होता है, 10-15 मिनट तो इंजरी टाइम ही मिलता है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है तो 1.5 घंटे से प्लस आपका गेम रहता है। तो डाइट का हमें एक रोल बताएं। डाइट का रोल डाइटिशियन होता है हर टीम के साथ आज जी। अवेयरनेस बोले ना कि एजुकेशन, हाँ, तो इसके भी जब कोर्सेज होंगे तो हमारे पास एक्सपर्ट आएंगे। अगर हमारे देश में ज़्यादातर होता है क्या, फुटबॉल कोच सब काम करता है। अच्छा। डाइटिशियन का वो काम करे, फिजियो का वो काम करे, कोच वो काम करे जी, मैनेजर का काम वो करे। तो जनरली आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट है, टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है। जब MU साइन होगा तो ये अवेयरनेस आएगी एजुकेशन से। ये कोर्सेज जब कराए गए लोग स्टेट में होने लगेंगे तो हमारे पास एक्सपर्ट मिलेंगे इस चीज़ के। और बहुत बड़ी टीम होती है, अब तो डॉक्टर होने लगे जी, फिजियोथेरेपिस्ट को एक जॉब मिलेगी, क्लब उसको अपने हायर करेंगे। और मैं संतोष ट्रॉफी के सिलेक्शन में था लास्ट ईयर। इसके पहले 27 गोल खाए थे। जब हम लोग अभी लास्ट ईयर में था, काफ़ी मेरी तिक भी हुई उसमें। हमारे पास फिजियो नहीं ग्राउंड में, एक लड़के को प्रोफेशनल प्लेयर था बेंगलोर का, उसको चोट लग गई, उसको देखने वाला कोई नहीं। वहाँ कोच और ऑफिशियल ने बोल दिया कि भैया आप फिजियो को कहीं चेक कराओ। तो ये चीज़ें अवेयरनेस है ही नहीं हमारे यहाँ। एक संतोष ट्रॉफी के कैंप में कम से कम फिजियो तो होना चाहिए। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का टूर्नामेंट में मैं गया था, वहाँ मेडिकल की बस खड़ी थी, डॉक्टर से लेके फिजियो। उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। मैं कोटद्वार में टूर्नामेंट टीम लेके गया था टेरी की। उस टाइम मैं मुनि की रेती में था कोच। अब जस्ट भरत मंदिर में आ गया उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट चला रही फुटबॉल जी। और बहुत अच्छा लगा कि एक बस है गवर्नमेंट की, वो खड़ी है। और एक प्रोफेशनल प्लेयर इंजर्ड होकर आज ख़त्म हो गया उसकी लाइफ। समझो इंजरी इतनी डेंजर थी, उसको टाइमली फर्स्ट एड नहीं मिला, किल हो जाता है। जी बिल्कुल मनीष जी, इंजरी की बहुत एक आज के ज़माने में स्पोर्ट्स में खाकर एक ऐसा पहलू है कि सिक्के का दूसरा पहलू इंजरी है। रिकवरी आप कैसे, तो इससे कैसे बचा जाए इस फुटबॉल में खास करके? देखिए आज की डेट में जो स्पोर्ट्स साइंस है वो बहुत आगे है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की स्पोर्ट्स साइंस बहुत आगे है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे मेन इंडियन टीम में भी अभी जोड़ा गया है, श्यामल करके एक प्रोफेशनल है, वो अभी आए हैं टीम के साथ, जो उनकी माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ हैं वो टीम के साथ। तो वो उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। तो ऐसे ही आज की डेट में फिजियोज हैं, ट्रेनर्स भी होते हैं, कितना लोड बॉडी पे डालना चाहिए। आज में कल इन्होंने कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, आज उनको कितना रेस्ट मिलना चाहिए, आज क्या रिकवरी सेशन होनी चाहिए, इसको मॉनिटर करने के लिए पूरी एक अलग टीम होती है। और साथ ही साथ जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे साथ जो फिजियोज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं और जो ट्रेनर्स होते हैं, वो हमको एक प्री हैब जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई इंजरी होती है किसी के तो उससे पहले भी कर सकते हैं हम वो, जबकि इंजरी के बाद का समय हमारा कम हो जाता है। अगर हमें कोई चीज़ की ACL इंजरी हो जाती है तो लोग रिहैब करते हैं इंजरी से, सर्जरी के बाद। लेकिन सर्जरी से पहले भी बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे सर्जरी के बाद का समय आपका बच जाएगा। और ऐसे ही जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं तो उसमें एक प्री एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप इतनी इंजरीज को बचा सकते हैं। मसल्स को पहले एक्टिवेट कर सकते हैं आप, क्योंकि मसल सो रही है, मैंने उसको आके एकदम से ज़्यादा लोड डाल दिया तो मसल में इंजरी होना बहुत नेचुरल है। लेकिन मैं उसको पहले एक्टिवेट कर रहा हूँ, उसको मैं उठा रहा हूँ और फिर मैं उसको एक लेवल पे लेके आ रहा हूँ कि अब वो रेडी है एक लोड लेने के लिए। तो वो वार्म अप है जब हम उसको रेडी करें। बट वार्म अप से पहले भी हम प्री एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे लूप बैंड्स आ गए आजकल, उससे आप अपनी स्ट्रेंथ
मेंटेन कर सकते हैं, आप मसल्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं उसको, कि आपने थोड़ा पैर उठा लिया, उसके बाद जब वार्म अप होगा तब आप बॉडी गर्म हो जाएगी, तब आप उसको और उठाइए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, आप प्री एक्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम वो करेंगे तो प्लेयर के अंदर आप देखेंगे कि मसल इंजरीज, एंकल इंजरीज ये कम होंगी, और होगी भी तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि आपकी मसल्स और आपके लिगामेंट्स और आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन और कोचिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट दिखता है कि जब कोचेस सही हों, ऊपर से राइट डायरेक्शन मिल रही है, तो प्लेयर्स अपने आप निखरना शुरू हो जाएंगे। जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर गेम फुटबॉल रहा है, तो इसी वजह से इंडिया भी शायद कहीं ना कहीं लैग कर गया है पिछले 20-30 सालों में, कि हमारी पोजीशन वो नहीं है जो हम 50 या 60 के दशक में थे। इसका क्या कारण देखते हैं आप? तो कारण यही है कि मतलब जो फॉरेन कंट्री में जो सब चीज़ों पे काम किया गया है, हम केवल फुटबॉल पे ध्यान दे रहे हैं, हम कोच को एजुकेट नहीं कर रहे, हम फुटबॉल कैसे आगे बढ़ेगा उस पर ध्यान दे रहे हैं, बट उसके पीछे का जो चीज़ें हैं, जो बढ़ेगा किस वजह से, वो उस पर हमारा ध्यान नहीं है। सिर्फ एक्स प्लेयर एक कोच नहीं हो सकता। हम खाली कोच के ऊपर, जैसे सर ने भी बताया कि हम कोच को एक मैनेजर भी बना देते हैं उसको, ये नहीं, उसमें एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपका काम करती है। हम पहले क्या करते थे, जो ज़्यादा बड़ा प्लेयर रहा है अपने टाइम पे, खिलाड़ी रहा है, हम उसको कोच बना देते हैं। बट कोचिंग जो है वो एक टोटली दूसरा टॉपिक है कोच खेलने से, क्योंकि आज मैं भी एक कोच हूँ, तो अब मैं उस नज़रिए से नहीं सोचता हूँ जब मैं जिस नज़रिए से मैं खेलता था। अब मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फ्रॉम प्लेयर टू कोच कर दिया, तो वो सोचने का मेरा तरीका लिखा हुआ है, अलग हो गया एकदम। तो ऐसे ही हमने सारी चीज़ों पे काम नहीं किया, हमने खाली बस टीम अच्छा खेले, बट कैसे खेलेगी उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसके पीछे क्या करना चाहिए था, हमें एजुकेशन बढ़ानी चाहिए थी, एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए थे, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो एक नया टर्म है। टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में हर चीज में है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज की डेट में जो जीपीएस की सर ने बात की, जीपीएस हम लगा के हम खेलते हैं, आप इंडियन टीम को देखेंगे वो एक वेस्ट पहनते हैं जिसके अंदर जीपीएस लगा होता है। उससे आपकी सारी चीजों डेटा आपके पास में आ जाता है कि प्लेयर ने कितना एफर्ट लगाया, कितनी शॉर्ट स्प्रिंट्स की, कितनी लॉन्ग स्प्रिंट्स की, कितनी उसने रिकवरी रन्स लिए, कितना किलोमीटर्स उसने रन किया, किस स्पीड पे किया, सब कुछ आपके पास डेटा आ जाता है। तो आपको बहुत इजी हो जाता है प्लान करने के लिए कि ये प्लेयर ने आज इतना एफर्ट डाला है, इसका कल सेशन थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। जनरली होता था क्या, खेला कोई बात नहीं, आज भी खेलो, कल भी खेलो, परसों भी खेलो, लोड इतना हो जाता था बॉडी के। जो क्वांटिफाइंग लोड एक वर्ड है, क्वांटिफाई करना लोड को, कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे, वो चीज़ हमारे पास नहीं थी। इंजरीज हो जाएंगी तो उसको कैसे हम देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स साइंस की बात हमने की, वो हमारे पास नहीं था। ट्रेनर्स हमारे पास नहीं थे, क्योंकि मैं पुणे सिटी में ISL में था, तो हमारे पास जो ट्रेनर्स था वो फुलहैम का ट्रेनर थे, जो इंग्लिश प्रीमियर क्लब है, और वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। तो वो प्रोफेसर थे, इतने एजुकेटेड थे, PhD थे, फिर वो क्लब के साथ जुड़ के उन्होंने क्लब को हेल्प किया, उसके बाद फिर उन्होंने इंडिया में आके हमको भी हेल्प किया। ऐसे जो हमारे फिजियो थे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फिजियो थे, तो उन्होंने हमको एक नया ट्रेंड बताया कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस से आपको ये प्रोटेक्शन मिल सकती है। आपकी इंजरीज होंगी जरूर, क्योंकि फुटबॉल बॉडी कांटेक्ट गेम है, आपको कोई धक्का देगा, कोई आपको टैकल भी मारेगा, बट वो इंजरी के चांसेस काफ़ी कम कर देता है अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। प्री एक्टिवेशन है, रिहैब, जितने भी चीज़ें होती है, अगर आप उसको अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में डालते हैं तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं जी, जिससे एक प्लेयर की लाइफ भी बढ़ती है और प्लेयर को अच्छा खेल दिखाने का भी मौका मिलता है जी। बिल्कुल। तो हमें सारी चीज़ों पे काम मेरे को गुजरात बहुत अच्छा लगा इस टाइम जी, और फुटबॉल भी इतनी स्टैंडर्ड उनका इतना अप हो गया, और एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन के मामले में गुजरात बहुत आगे उत्तराखंड से जी। वहाँ जितने कोर्सेज हो रहे हैं, रेफरी से लेके पूरा ट्रेनर से लेके कोचेस तक, हर चीज़ का, और ग्रास रूट में तो बहुत ही बड़ा काम हो रहा होगा जी। ये हमने जितनी बातें कर रहे हैं सिर्फ ग्रास रूट की कोचिंग की बात करें, अगर हम प्लेयर के नज़रिए से देखें तो प्लेयर को क्या माइंडसेट रखना चाहिए? जैसे मनीष ने भी कहा कि एक कोचिंग का माइंडसेट अलग होता है और प्लेयर का माइंडसेट एक अलग होता है सीखने का, ताकि वो एक अच्छा प्लेयर बने। उसका डिसिप्लिन किस तरीके का हो, उसका शेड्यूल क्या हो, उसका टाइम टेबल क्या हो, उसके सेक्रीफाइसेस क्या हो, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी को बड़ा प्लेयर बनने। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सेक्रीफाइस तो आजकल के बच्चे कर ही नहीं पाते। जनरली आप बोलो मोबाइल हटा दो, कोई नहीं हटाएगा। और सडनली क्या है, जिसको खिलाड़ी बनना है तो उसको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो टाइम की कीमत समझना पड़ेगा उसे। अगर उससे 4 बजे उसका सेशन स्टार्ट होता है तो 3:45 बजे उसे टाइम से पहुंचना पड़ेगा, और लोड लेने की क्षमता उसमें होना चाहिए। उसको अपनी डाइट सुधार देना चाहिए। जस्ट मेरे पास एक पर्सनल कोचिंग के लिए एक बच्चा आ रहा है,
उसके फादर बिलीव भी नहीं करते थे, उसमें इतने चेंजेस आ गए। उसको मैंने सडनली पहले उसको उसका इम्प्रूवमेंट दिखाया, तो सडनली क्या हुआ कि उसने पूरी डाइट ही चेंज कर दी। आज की डेट में वो चना गुड़ ये चीज़ें ले रहा भिगा के, तो जनरली कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, खुद अपने आप चेंज हो गया। आप बच्चे को दिखाओ तो उसका इम्प्रूवमेंट, वो खुद चेंज कर लेगा अपने आप को। हम लोग थे, हम अमेठी यूनाइटेड में एंकल वेट बहुत कंपलसरी था हमारा जी। मनीष मैठानी तो 250 ग्राम यहाँ, 250 ग्राम यहाँ, 500 ग्राम यहाँ। तो हमें जिनको बढ़ाना है उस पे हम फोकस करते थे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास 50 बच्चे हैं, इसमें 2 ही आगे जाएंगे, तो हमें उसने ढूंढना है, फिर उन पे काम करना है। इन पे तो काम करेंगे, मगर ये आगे जाएंगे, उसके हिसाब से उसको मोटिवेट भी करना है हमें। अवेयरनेस तो अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी, अपने आप आ जाती है उसमें, खुद सुधार लेता अपने आप को। मनीष जी, आप भी एक प्लेयर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया होता था जब आप खेलते थे, और ख़ास करके जब आप सीखते थे उस समय के क्या आपका बॉडी एक वो रहता था कि हमें इस तरीके से काम करना है, इस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करना है, ये शेड्यूल मेरा होना चाहिए, टाइम टेबल मेरा होना चाहिए, इन घरों के फंक्शंस में मैं ना जाऊं, इनमें जाऊं, तो इस तरह की बातें हमें थोड़ा बताएं, ताकि जो नए प्लेयर्स उभर के आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनको ये समझ में आए कि सेक्रीफाइसेस, शेड्यूल, टाइम टेबल, डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप किसी भी फील्ड में काम करो, सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन खाली यही नहीं है कि आपने सही अच्छे कपड़े पहन लिए, आप सूटेड बूटेड हो गए, आप टाइम पे पहुंच गए, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सारी चीज़ों पे डिसिप्लिन होना चाहिए। सोने के टाइम टेबल से लेके, क्या खाने से लेकर, आपको कब ग्राउंड पे पहुंचना है, आपको अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, आपको कितना टाइम कहाँ डिवोट करना है, वो आपकी, क्योंकि 24 घंटे केवल आप अपने 24 घंटे के चार्ज आप हैं जी। मैं अपने 24 घंटे अपने तरह से प्लान कर सकता हूँ, आप अपने हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। अब मेरा क्या फोकस है, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मेरे कोचेज़ मुझे कैसे गाइड कर रहे हैं, मुझे कितने घंटे की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, मेरे को क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, तो मुझे कोचिंग से और आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले और पहले पहुंच के अपने ऊपर काम करना है। बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि कितने फंक्शंस हैं हमारे फैमिली के, चाहे फेस्टिवल्स हैं, वो छूट जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी वहाँ पे नहीं है। हमारा फोकस अभी कुछ करने में है, जो हमारा एम है, हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें डिसिप्लिन रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसा हमारी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट, फोकस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, डेडिकेशन 100% होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अपने पे विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं खेलना स्टार्ट किया था तो मुझे प्रोफेशनल के बारे में, मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मैं एक 10 साल 8-9 साल का लड़का, मैं बस फुटबॉल खेलने का शौक था, मैं स्टार्ट कर लिया। मैं देखता था कि हमारे थोड़े साल बाद मैंने देखा कि हमारे सीनियर्स रेलवेज में नौकरी लग गई है। हमारा भी एम था कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, लोगों से हम मिले, हमारा विज़न अपने आप खुलता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको लोग मिलते जाएंगे। वैसे वैसे आजकल सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें वैसे ही, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास। हमारे टाइम पे नहीं था, बट हमारे पास एक जुनून था, फोकस था कि भाई हमें कुछ करना है, तो हमें इस जगह पे चलना है। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, आप मेहनत करने का जज्बा चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यूपी के टाइम की बात कर रहा हूँ। यूपी के लड़के बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, उतना मेहनत हम भी नहीं कर सकते जितने यूपी के लड़के। मैं आज भी देखता हूँ उनको, वो आज भी जिस भी फील्ड में आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर लैक करती है। और जो आज की डेट में मोबाइल का ज़माना आ गया है, आज की डेट में हर चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, कुछ भी आप डिमांड करोगे मिल जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास कुछ कमी है और आप उसको पाने के लिए फिर 100% करते हैं, वो चीज़ जो आपको आगे मोटिवेट करती है, वो जब सब कुछ मिलता है उसके बाद वो मोटिवेशन कम हो जाता है। लीग की बात करिए, और जितने भी मौके हम उसको बनाने पड़ेंगे ताकि प्लेयर्स को मौका मिले, नंबर ऑफ प्लेयर ग्राउंड में आने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, ताकि वो अपना ही वो खेल को बढ़ा सके और अपने देश का या प्रदेश का नाम रोशन कर सके, जैसे कि आप लोगों ने किया है अपने देश और प्रदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।